वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर सारिका नागर। आज का जो टॉपिक है वो है फिनॉल, और फिनॉल में हम पढ़ेंगे अम्लीयता के बारे में, एसिडिटी के बारे में। देखो जनरली जो भी कोई भी कार्बनिक यौगिक या कोई पदार्थ होता है वो अम्ल होता है या क्षार, वो हमें कैसे पता चलता है। जनरली हम कहते हैं कि अगर किसी भी पदार्थ या यौगिक में से H+ आयन रिमूव होता है या वो H+ आयन त्यागता है तो वो अम्ल कहलाता है, तथा वो OH आयन त्यागता है तो वो क्षार कहलाता है। क्लियर? इसके आधार पर हम कहते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है। लेकिन आपको एक चीज़ और याद रखनी है, कोई भी पदार्थ अम्लीयता या क्षारीयता का व्यवहार दर्शाता है, उसके बाद में आपको ये भी याद रखना है कि वो पदार्थ H+ त्यागने के बाद एक एनाइन बनाता है, और वो बनने वाला जो एनाइन है वो कितना स्थायी होता है, उसकी स्थायित्व पर भी किसी भी पदार्थ की अम्लीयता निर्भर करती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूँ, एक उदाहरण ले रहे हैं हम जैसे कि अल्कोहल का। ठीक है, अल्कोहल एक अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, एक वीक एसिड की तरह व्यवहार करेगा। अगर इसमें से H+ आयन रिमूव हो जाता है, ये H+ आयन ये त्याग देता है, देखो इनके बीच में क्या होती है, इस तरह से बॉन्डिंग होती है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन की तुलना में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे होगा क्या, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज और ये H+ आयन बाहर निकल जाएगा। क्योंकि ये प्रोटॉन त्यागता है तो हम कहेंगे कि ये एक अम्ल की तरह व्यवहार करता है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि प्रोटॉन त्यागने के बाद जो उसका एनाइन बनता है वो एनाइन भी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। उस पदार्थ की अम्लीयता या उसका अम्लीय व्यवहार, उसका स्थायित्व, वो किससे ज़्यादा अधिक अम्लीय होगा या कम अम्लीय होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है इसके एनाइन पे। जो बनने वाला एनाइन है वो कितना स्थायी होगा, उस पर उसकी अम्लीयता की स्ट्रेंथ जो है, सामर्थ्यता जो है वो डिपेंड करती हैं। क्लियर? हम पढ़ रहे हैं फिनॉल की अम्लीयता के बारे में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिनॉल की अम्लीयता। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है आपको। देखो फिनॉल जो है एक अम्ल की तरह व्यवहार करता है। क्यों? इसका स्ट्रक्चर देखिए। अगर हम फिनॉल का स्ट्रक्चर देखें तो फिनॉल में फेनिल रिंग या बेंजीन रिंग पर एक OH समूह जुड़ा हुआ रहता है। इस OH समूह को आप देखो, उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डेड रहता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से अधिक होने के कारण ऑक्सीजन के बंधित इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन की तरफ, या ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बंधित इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस चार्ज और H जो है H+ के रूप में बाहर चला जाएगा। इस प्रकार से ये माइनस चार्ज और प्रोटॉन बाहर निकल गया। इसलिए हम कहते हैं कि फिनॉल एक दुर्बल अम्लीय है या अम्ल की तरह व्यवहार करता है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि इस प्रोटॉन को त्यागने के बाद जो एनाइन बना है उस एनाइन को क्या कहेंगे, फिनॉक्साइड कहते हैं, और फिनॉक्साइड पर ही डिपेंड करता है फिनॉल का अम्लीय व्यवहार। H+ त्यागने के बाद जो फिनॉक्साइड एनाइन बनता है वह कितना स्थायी होगा, वह कैसे स्थायित्व होगा, इसके बारे में हम जनरली हमें पढ़ना है। देखो फिनॉल जो है, फिनॉल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन अधिक स्थायी होता है। ये इसका सार है कि फिनॉल की तुलना में फिनॉक्साइड आयन अधिक स्थायी होता है। इस वजह से क्या होगा, ये फिनॉल स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए प्रोटॉन त्याग देगा और फिनॉक्साइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए फिनॉल का अम्लीय व्यवहार होता है या प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति इसके अंदर पाई जाती है। अब सवाल ये आता है कि फिनॉक्साइड आयन स्थायी कैसे होता है, क्या है इसके अंदर, तो हमें देखने पड़ेंगे इसके कुछ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या इसकी अनुनादी संरचनाएं। अगर हम फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं देखें तो इस तरह से कुछ इसकी फेनिल रिंग जिस पे OH समूह लगा हुआ होता है। अब इसमें देखो ऑक्सीजन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, और ऑक्सीजन के पास कितने, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के सेट होते हैं। अब इसके अंदर होगा क्या, जब हाइड्रोजन बाहर नहीं निकला है उसके पहले की अनुनादी संरचनाओं की बात कर रहे हैं। इसके अंदर क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रिंग के अंदर इनका विस्थानीकरण हो जाता है, अतः ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और इस कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो बनने वाली जो अगली अनुनादी संरचना होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। ये देखो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट है एज इट इज़, ये इधर ही पड़ा हुआ है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में अब क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए। इसके साथ में जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन,
और अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्योंकि शिफ्ट हुए थे तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये जो बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए इस कार्बन के ऊपर, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। अगली अनुनादी संरचनाएं देखें तो अगली अनुनादी संरचना में ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, ये बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब होगा क्या, इसके अंदर जो अगली अनुनादी संरचना बनेगी उसके अंदर देखो ये तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ही, प्लस चार्ज है इसके ऊपर, इसके अंदर ये जो माइनस चार्ज था ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। उसके बाद में ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया और ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ है ही। जो नेक्स्ट अनुनादी संरचना बनेगी उसके अंदर आपको देखो करना क्या है, एक डबल बॉन्ड और एक माइनस चार्ज दोनों को क्या करना है, कंटिन्यू शिफ्ट करते जाना है एक के बाद एक, तो इसकी अनुनादी संरचनाएं बनती जाएगी। अब क्या करेंगे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो जो अगली अनुनादी संरचना बनेगी वो इस तरह से बनेगी, डबल बॉन्ड यहाँ पे है ही, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ के आ गया डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज, क्लियर, यहाँ वापस डबल बॉन्ड OH प्लस, और एट द लास्ट वापस क्या बनेगी, वापस ये अपने मूल रूप में आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला डबल बॉन्ड वापस अपने ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। तो ये संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगी, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड देखो ये माइनस चार्ज इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड बना देगा, ये डबल बॉन्ड का वापस सिंगल बॉन्ड हो गया, ये OH जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए तो प्लस चार्ज रिमूव हो गया, वापस फिनॉल बन गया। अब इन संरचनाओं में आपको क्या ध्यान रखना है, देखो ये जो भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया हमने ये फिनॉल का बनाया है, और मैंने सबसे पहले ही बोला था कि फिनॉल की तुलना में फिनॉक्साइड अधिक स्थायी होता है, मोर स्टेबल होता है। इस वजह से क्या होगा, फिनॉल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए वो क्या करेगा, प्रोटॉन को त्याग देगा। तो अभी संरचना में आप देखो इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें हमने देखा है कि जो ऑक्सीजन है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है तो वो हमेशा अस्थायी हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। किसके ऊपर, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर प्लस चार्ज आता है तो वो अस्थायी हो जाता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर माइनस चार्ज होता है तो वो ज़्यादा ही स्थायी हो जाता है। इसी का ऑपोजिट भी याद रख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज तो वो क्या हो जाएगा, स्थायी, और पॉजिटिव पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो अस्थायी हो जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ज़्यादा स्थायी होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अस्थायी हो जाएगा। तो इन पूरी अनुनादी संरचनाओं में आप ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन क्योंकि अधिक विद्युत ऋणी होता है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। इसका मतलब ये बनने वाली अनुनादी संरचनाएं कैसी होगी, अस्थायी होगी। तो इसके लिए फिनॉल क्या करेगा, इसके लिए फिनॉल इस प्रोटॉन को त्यागेगा ताकि प्रोटॉन त्यागने के बाद जो अनुनादी संरचनाएं बने वो ज़्यादा स्थायी बनेगी। कैसे, हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि एक फिनॉल है, इसने प्रोटॉन त्याग दिया, त्यागने के बाद जो अनुनादी संरचना बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। इसको यहाँ देख लेते हैं, ये फिनॉल है। अब फिनॉल के पास क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन यहीं शिफ्ट होते रहेंगे तो प्लस चार्ज आएगा, अस्थायी होगा, इसको इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और H को H प्लस के रूप में रिमूव कर देगा। अब क्या बना, अब बना आपके फिनॉक्साइड आयन। इस तरह से ये फिनॉक्साइड आयन बना। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, माइनस चार्ज आया, इसे हम कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी अम्ल उसकी जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है, उसके बनने वाले एनाइन पर, कि एनाइन कितना ज़्यादा मजबूत है। तो अब देखो यहाँ पे जो फिनॉक्साइड है इसके ऊपर माइनस चार्ज है। अब ये फिनॉक्साइड का माइनस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ही है जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसी का क्या होगा, अब अनुनाद होगा। जब भी कोई चार्ज या आवेश का विस्थानीकरण होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है, तो वह संरचना, वह मॉलिक्यूल, वह आयन और अधिक स्थायी हो जाता है। आवेशों के विस्थानीकरण से उसका क्या होता है, स्थायित्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये माइनस चार्ज क्या करेगा, डीलोकेलाइज हो जाएगा। अब देखो ये माइनस चार्ज जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया,
तो ये माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। तो इसकी अनुनादी संरचना कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पे कौन सा, देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज। ये ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे आकर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, ये बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है। ये फिनॉक्साइड की अनुनादी संरचनाएं चल रही हैं। उसके बाद में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन या इस कार्बन पे शिफ्ट होगा और ये वाला डबल बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड और माइनस चार्ज दोनों क्या करेंगे, अल्टरनेट डीलोकलाइज होते रहेंगे इस रिंग के ऊपर। तो इस प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनेगी। ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, देखो ये जो माइनस चार्ज है यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड, अब ये वाला डबल बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो गया इस कार्बन पे तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ही। नेक्स्ट अनुनादी संरचना वापस देखें, ये जो है माइनस चार्ज वो इस बॉन्ड पे शिफ्ट हो जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगली अनुनादी संरचना कुछ ऐसी बनेगी। देखो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ माइनस चार्ज लिख दिया, ये डबल बॉन्ड एज इट इज़ है, यहाँ लिख लिया वापस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर। अब वापस क्या होगा, नेक्स्ट संरचना में ये आ जाएगा वापस इधर, ये चला जाएगा वापस ऊपर और सेम संरचना जो फर्स्ट वाली थी वो वापस बन जाएगी। तो अब आप क्या देख रहे हो, अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है, इस फिनॉक्साइड आयन के अंदर ये फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की तुलना में बहुत ज़्यादा स्थायी हैं। कारण क्या है, पहला कारण तो इसका ये है कि इसके अंदर जो माइनस चार्ज आया है वो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के ऊपर आया है, इसलिए ये स्थायी है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि जो फिनॉक्साइड आयन बना है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज है या ऋणावेश है, उस ऋणावेश का, नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो रहा है बेंजीन रिंग के ऊपर, और किसी भी आवेश का जितना डीलोकलाइजेशन होगा वो यौगिक व संरचना और ज़्यादा स्थायी बनेगी। तो इस वजह से फिनॉक्साइड आयन जो है वो फिनॉल की तुलना में अधिक स्थायी होता है, इसलिए फिनॉल अपना प्रोटॉन त्याग देगा और अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, फिनॉक्साइड आयन में रहना चाहेगा। क्लियर। ये तो कारण है कि जो फिनॉल है वो अम्लीय व्यवहार क्यों दर्शाता है। अब तुलना करते हैं फिनॉल की अम्लीयता की अल्कोहल के साथ और कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में। किसके साथ में कर रही हूँ, एक तो अल्कोहल के साथ में और कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में। देखो इधर तो मैंने लिख दिया अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और इधर लिख दिया फिनॉल। दोनों में से कौन ज़्यादा अम्लीय होगा, ठीक है, दोनों अम्लीय हैं क्योंकि ये भी H+ आयन देगा, ये भी H+ आयन देगा, लेकिन ज़्यादा कौन अम्लीय होगा तो ये कैसे डिपेंड करेगा, तो वही आपको सेकंड फैक्टर याद रखना है। ज़्यादा अम्लीय है या नहीं उसकी सामर्थ्यता किस पे डिपेंड करेगी, H+ आयन त्यागने के बाद जो उसका एनायन बनता है उस एनायन की स्ट्रेंथ या उस एनायन की स्टेबिलिटी पर, स्थायित्व पर निर्भर करती हैं। अगर मैं बात करूं अल्कोहल की, अल्कोहल के अंदर ये प्रोटॉन त्याग देता है, उसके बाद में ये क्या बनाता है CH3CH2O-, इसको हम कहते हैं एल्कोक्साइड आयन। क्या कहेंगे, एल्कोक्साइड आयन। और ये एल्कोक्साइड आयन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्थायी होता है। क्यों, इसलिए होता है क्योंकि इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए स्थायी होता है। अब लेकिन इसमें क्या डीलोकलाइजेशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन की रिंग तो इसमें है नहीं, तो इसलिए इसका आगे विस्थानीकरण नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर अपन इसमें फिनॉल में बात करें तो फिनॉल जो है वो H+ आयन देगा, उसके बाद में बनाएगा फिनॉक्साइड, आपके फिनॉक्साइड बना दिया, फिनॉक्साइड बना दिया। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, उसमें भी है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, डीलोकलाइज हो रहा है। कहाँ हो रहा है, देखो पूरी रिंग के ऊपर ये डीलोकलाइज हो रहा है, और डीलोकलाइज होने की वजह से फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्थायी बन जाएगा। तो दोनों में से, अल्कोहल और फिनॉल में से किसका एनायन ज़्यादा स्थायी है, फिनॉल का, जो फिनॉक्साइड कहलाता है। इस वजह से अधिक अम्लीय कौन होगा, अधिक अम्लीय होगा फिनॉल। तो फिनॉल जो है वो मोर एसिडिक होगा, किससे, अल्कोहल की तुलना में। क्लियर हो गया ये। अब देखते हैं फिनॉल की तुलना करें कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में। किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक अम्ल। फॉर्मूला क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, यहाँ ले लेते हैं, ये CH3COOH, ये मैंने कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया। क्लियर। अब क्या करें, ये एक प्रोटॉन त्यागेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो गए, इसने एक प्रोटॉन त्याग दिया, क्या बना CH3CO
O के ऊपर कौन सा चार्ज आया, माइनस चार्ज आ गया, H प्लस बाहर निकल गया, ठीक है, अभी H प्लस बाहर निकल गया, तो ये एक अम्ल है क्योंकि ये प्रोटॉन त्यागता है, क्लियर हो गया। अब दोनों के एनायन को देखना पड़ेगा, इसका जो एनायन बना है उसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट एनायन, क्लियर। अब ये कार्बोक्सिलेट एनायन बना है, उसके अंदर भी ऑक्सीजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज हैं, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज का आगे डीलोकलाइजेशन होगा, कैसे होगा, देखो ये जो माइनस चार्ज है ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो नई जो संरचना बनेगी वो कैसी बनेगी, CH3CO, इधर आ गया माइनस और इधर आ गया अब डबल बॉन्ड। अब वापस क्या होगा, इसके अंदर ये रेजोनेंस होता रहेगा, दो ही संरचनाएं बनेगी, एक बार ये बनेगी, एक बार ये बनेगी, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और एक बार डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो अब आप देखो, आप इसमें ये चीज़ नोट करो कि इसमें जो माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसका विस्थानीकरण हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है, हो भी रहा है तो किस पे, ऑक्सीजन के ऊपर हो रहा है, किस पे, जो अधिक विद्युत ऋणी है, किससे, कार्बन की तुलना में। तो यही तो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है, उस कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है और उसका जो विस्थानीकरण हो रहा है वो भी अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन पर ही हो रहा है, इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन के बीच में। इसलिए ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो फिनॉक्साइड आयन की तुलना में भी ज़्यादा स्थायी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो किस पे हो रहा है डीलोकलाइजेशन, कार्बनों पे ऊपर हो रहा है, देखो कार्बन के ऊपर होता है, क्लियर, और कार्बन की तुलना में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो इस वजह से कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो ज़्यादा विद्युत ऋणी हो जाएगा, किससे, फिनॉल की तुलना में, फिनॉक्साइड की तुलना में। इस वजह से कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता फिनॉल की तुलना में ज़्यादा हो जाएगी, क्लियर। तो कार्बोक्सिलेट आयन की अम्लीयता फिनॉल की तुलना में ज़्यादा है। तीनों के बीच में अगर डिफरेंस देखें तो तीनों के बीच में देखें तो सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसके बाद में हम किसको लिख सकते हैं, फिनॉल को, उसके बाद में हम किसको लिख सकते हैं, एल्कोहल को, क्लियर। तो ये हो जाएगा इनकी अम्लीयता का ऑर्डर, और आपको इसका कारण भी पता चल गया कि इसका कारण क्या है, क्लियर। ये तो है एसिडिटी। अब देखते हैं कि फिनॉल के ऊपर अगर कोई प्रतिस्थापी समूह लगा हुआ है तो उसकी अम्लीयता किस प्रकार से प्रभावित होगी, या अम्लीयता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए उसकी अम्लीयता के बारे में, प्रतिस्थापियों का प्रभाव। देखो एक एग्जाम्पल लिया फिनॉल का, ये फिनॉल है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, मैंने इसको लिख दिया G, कोई ग्रुप है, क्लियर, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। ये ग्रुप दो प्रकार का हो सकता है, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर वाला और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर वाला। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने वाला, जो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो रिंग से इलेक्ट्रॉनों को बाहर की तरफ खींचेगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर खींचने वाला, मतलब रिंग से इलेक्ट्रॉनों को ये बाहर लेके जा रहा है, तो अब क्या होगा, जब ये इस तरह का कोई ग्रुप लगा हुआ होगा तो उस वजह से क्या होगी, इसकी अम्लीयता बढ़ जाएगी, क्लियर। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ देगा, इस वजह से अम्लीयता घट जाएगी। अब ये हमें तो ऐसे समझ में आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसके एग्जाम्पल लेके देखते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। अब देखो मैं इसके एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये फिनॉल है, यहाँ पे मैंने ले लिया एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन सा आते हैं, नाइट्रो ग्रुप है, उसके बाद एस्टर, एसिड, एमाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, साइनाइड, ये सारे ग्रुप आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे NO लिख दिया, NO2 नाइट्रो ग्रुप लिख दिया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते हैं। इसकी कमी की पूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींचेगा, रिंग के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा, तो ये इसकी पूर्ति के लिए इलेक्ट्रॉनों को रिंग में देगा। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन को H+ के रूप में बाहर त्याग देगा। तो क्या होगी, अम्लीयता इसकी बढ़ जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और H+ आयन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, तो अम्लीयता भी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं उसके नंबर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे भी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पे एक ग्रुप लगाया, फिर मैंने 2 लगाए और फिर मैंने 3 लगाए, तो जो 3 ग्रुप वाला 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए होंगे उसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी, 2 वाले की और कम होगी और 1 वाले की और कम हो जाएगी, ठीक है।
इसी प्रकार इसको मैं इस तरह से आपको समझाती हूँ। कैसे, ये देखो OH यहाँ लगा हुआ है एक नाइट्रो ग्रुप, दूसरा एग्जाम्पल जो लिया वहाँ लगा हुआ है 2 नाइट्रो ग्रुप, और तीसरा जो एग्जाम्पल लिया यहाँ लगे हुए हैं 3 नाइट्रो ग्रुप NO2 NO2। क्लियर? किसकी अम्लीयता सबसे ज़्यादा होगी? तो देखो मैंने कहा ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे अम्लीयता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे 3 है तो ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद में 2 है तो ये इससे ज़्यादा एसिडिक और ये इससे कम एसिडिक। तो अम्लीयता का क्रम इस तरह से हो जाएगा। किसके अंदर है ये? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर। अब डोनेटिंग ग्रुप हो तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन दान देने वाले। इस तरह से मान लो कोई इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, जैसे मैथिल समूह, एमीन समूह, ये मैथिल समूह। अब ये क्या करेगा? ये डोनेटिंग ग्रुप जो होता है वो रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति है। अब रिंग के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिए। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है तो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन घनत्व अब ज़्यादा है। तो अब क्या होगा? अब H+ आयन को त्यागने की प्रवृत्ति जो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। H+ आयन के त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी तो उसकी अम्लीयता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ होता है तो फिनॉल की अम्लीयता क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? ये आपको याद रखना है डोनेटिंग में। अगर दोनों के बीच में कंपेयर करूँ अब, तो कौन ज़्यादा अम्लीय है? डोनेटिंग वाला या विड्रॉइंग वाला? ये डोनेटिंग और ये विड्रॉइंग, तो ये विड्रॉइंग वाला अधिक अम्लीय हो जाएगा। क्लियर? और अगर मैं एक सीक्वेंस आपको बताती हूँ, जैसे कि ये फिनॉल है, इधर दे रखा है मैंने फिनॉल के साथ में साइनाइड ग्रुप, और इधर दे रखा है फिनॉल के साथ में मैथिल ग्रुप। ये साइनाइड ग्रुप है। तो साइनाइड डोनेटिंग होता है या विड्रॉइंग? विड्रॉइंग होता है। तो तीनों की तुलना में सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? साइनाइड वाला डोनेटिंग ग्रुप। इन दोनों की तुलना में मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, डोनेटिंग ग्रुप है, और फिनॉल है, तो फिनॉल ज़्यादा अम्लीय होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की थोड़ी प्रवृत्ति होगी, और डोनेटिंग वाला सबसे कम अम्लीय होगा। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा अम्लीयता का, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हो जाएगा। क्लियर? ये इसके बारे में जनरली है। अब एक चीज़ और याद रखनी है, अगर फिनॉल के अंदर जो है हेलोजन की सीरीज लगी हुई है तब अम्लीयता कैसे प्रभावित होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। हेलोजन की सीरीज लगी हुई है, जैसे फिनॉल, इसके ऊपर लगा हुआ है फ्लोरो। ये भी ऑर्था के रूप में आपको याद रखना है, जब ऑर्था कंडीशन हो तब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, और आगे आ जाएगा आयोडो। ठीक है? अगर मुझे सीक्वेंस देना कि किसकी अम्लीयता ज़्यादा होगी, तो देखो इनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति ज़्यादा, तो इसका नेचर होगा सबका विड्रॉइंग, और विड्रॉइंग नेचर होगा तो अम्लीयता भी ज़्यादा होगी। तो इस वजह से सीक्वेंस होना चाहिए, फ्लोरीन ज़्यादा, क्लोरीन कम, फिर ब्रोमीन कम। ठीक है? लेकिन ये सीक्वेंस नहीं होता है, सीक्वेंस चेंज होता है। क्या होगा और क्यों होगा? ये फ्लोरीन आता है पीछे की तरफ, पहले क्लोरीन आता है, ये होगा सीक्वेंस OH, इधर Cl, फिर ये OH, इधर Br, फिर आयोडीन भी लिख लेती हूँ मैं, OH, इधर आयोडीन, और लास्ट में आ गया फिनॉल आपका फ्लोरीन। ये क्या आ गया? फ्लोरीन। अब ये क्या हुआ? सीक्वेंस कैसे चेंज हो गया? एसिडिटी ऑर्डर अब ये हो गया। क्यों? ये सिर्फ ऑर्था कंडीशन में होगा। तो आप इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें एग्जाम में भी पूछते हैं, आप इसको याद रखना। देखो आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है? कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जो हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग करता है। उसमें जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है, साइज छोटी होती जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन छोटा, अधिक विद्युत ऋणता, इसलिए क्योंकि ऑर्था पोजीशन पे है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संभावना सबसे ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। फिर साइज बढ़ती जा रही है, विद्युत ऋणता घटती जा रही है, तो बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। क्लियर? तो अब ये फ्लोरीन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा
हाइड्रोजन बॉन्ड में भाग ले लेगा तो फिर हाइड्रोजन बाहर कैसे निकल पाएगा। इस वजह से हाइड्रोजन को रिमूव करने की, त्यागने की, H+ के रूप में त्यागने की प्रवृत्ति भी यहाँ पे कम होती जाएगी। यही कारण है कि फ्लोरोहाइड्रोक्सी या फ्लोरोफिनॉल मैंने सबसे लास्ट में लिखा है और क्लोरोफिनॉल यहाँ पे पहले आ जाता है। तो ऑर्डर देखो, होता तो ये है लेकिन ये नहीं होगा, ये वाला ऑर्डर हो जाएगा, आपको याद रखना है। एसिडिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिनॉल पहले आएगा, फिर ब्रोमोफिनॉल आएगा, फिर आइडोफिनॉल आएगा और फिर फ्लोरोफिनॉल आएगा। क्लियर। तो ये है इसके प्रतिस्थापकों के क्या प्रभाव पड़ते हैं फिनॉल की अम्लता के बारे में। क्लियर। तो ये जनरली इंट्रोडक्शन हो गया हमारा फिनॉल के बारे में। ओके, थैंक यू।